हेलो एंड वेलकम टू द जियो क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि सभी लोग अच्छे से होंगे। हमने लास्ट क्लास में अपनी डिस्कशन स्टार्ट किया था जिसमें हमने अर्थ के मूवमेंट के बारे में समझा था, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कैसे हैं, इन सब सारी चीज़ों को देखा था। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं थोड़ा सा आगे अब एटमोसफेयर को देख रहे हैं, क्योंकि हमने अपने जियोमॉर्फोलॉजी को देख लिया, सरफेस ऑफ द अर्थ को देख लिया। अब हम लोग एटमोसफेयर को देखने जा रहे हैं। ठीक है, एटमोसफेयर में कौन कौन सी गैसेज हैं, कैसे लेयरिंग है, और उसके साथ हम लोग विंड की मूवमेंट को समझने जा रहे हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, थोड़ा एकदम पढ़ने के मूड में आ जाइए, सोने के मूड से जगिए और शुरू करते हम लोग आज का क्लास। जग गए? चलो। तो एटमोसफियर क्या है? बार बार जैसे क्लाइमेटोलॉजी, वेदर और इन सब की चीजों को बाद में बात करते हैं, एटमोसफियर की बात करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी की समझने की बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में क्लाइमेटोलॉजी है, ये है, वो है ना। तो ये सब जो बात करते हैं, तो आखिर ये एटमोसफेयर क्या है? ठीक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे सामने आता है। तो कुछ नहीं है एटमोसफेयर। हमारे पृथ्वी, अगर ये हमारा पृथ्वी है तो हमारे पृथ्वी के ऊपर गैसेस की लेयर्स हैं। हमें पता है कि गैस की लेयर है जो हमारे लाइफ को वर्थ लिविंग बनाते हैं, है ना। तो वो गैसेस की लेयर को जो मिश्रण है वो अलग अलग, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं उसमें परिवर्तन आता जाते हैं। ठीक, तो उस परिवर्तन को समझने के लिए हम लोग जो गैसेस का मिश्रण है उसको एटमोसफेयर कहते हैं। और एटमोसफेयर को समझने के लिए हम अलग अलग प्रक्रियाओं को, चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ देखो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा एयर है, एयर क्या है? पहली बात तो एयर अलग अलग गैसेस है। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन सभी गैसेस के मिक्सचर को हमने कहा एयर। दो चार चीजों जो शब्द है उन पे ध्यान देना। पहले एयर है, विंड है ना, ये सब चीजें, क्लाइमेट है, वेदर है, इनमें क्या डिफरेंस है ये हम जब बताएंगे तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना। और ये जो आज का लेक्चर, इससे पक्का एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आना तय है तुम्हारे सीयूईटी के एग्जाम में। आज की क्लास से क्वेश्चन आना ही है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। ठीक है, चलो। तो गैसेस क्या हैं? ये जो हमारे सॉलिड लिक्विड गैस आपने मैटर्स पढ़ा है उसमें से एक तत्व होता है जिसको गैस कहते हैं। बहुत टाइप के गैस होते हैं, इन गैसेस का जो मिक्सचर बनता है उसको एयर कहते हैं। और ये एयर का जो लेयर हमारे ऊपर है, हमारे सरफेस के ऊपर है, उसको हम लोग एटमोसफेयर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ के अब अर्थ पे एटमोसफियर है क्यों? बहुत सारे रीजन। एक तो हमने लास्ट क्लास में कहा था गोल्डीलॉक्स जोन में लाई करता है, इन सब बातों को हमने समझा था। उसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आती है कि अर्थ के पास एक सुपर पावर है, सभी प्लेनेट के पास होता है, यानी सभी चीजों के पास होता है। वो है क्या? वो है हमारा ग्रेविटी। ग्रेविटी इसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, ग्रेविटी हमारा एक इंपॉर्टेंट तत्व है, एक इंपॉर्टेंट फोर्स है जो कि एटमोसफेयर को बाइंड करके रखता है हमारे धरती के ऊपर। ओके, तो इतनी बातें समझ में आ गई कि एयर किसको हमने कहा, एटमोसफेयर क्या हुआ और एटमोसफेयर क्यों है। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ एटमोसफेयर? तो बहुत सारी चीजें जो होल्ड करके रखती है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी बात, एक तत्व जो और समझोगे तुम लोग, वो है एटमोस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या है कि दाब का क्या मतलब होता है, प्रेशर का क्या मतलब होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे, हर यूनिट क्षेत्र क्षेत्र पे कितना बल लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग एटमोस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यानी एक एरिया है उसमें कितना फोर्स लग रहा है, वो बल, प्रेशर है आपका। एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या है? जैसा कि शब्द बता रहा है, एटमोस्फियर का जो प्रेशर है उसको हमने एटमोस्फेरिक प्रेशर कहा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं तो मेरे ऊपर तो गैस की लेयर है, उस गैस का कुछ वजन होगा, है ना। वो वजन हमारे ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, तो उस फोर्स को जो कहते हैं, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं एटमोस्फेरिक फोर्स। ठीक है, इस फोर्स को नापते हैं हम लोग। एक तत्व होता है, ये आगे आएगा कहीं, यहीं कहीं होगा, इसको हम लोग कहते हैं, पहली बात है एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमीटर नाम के एक यंत्र से नापते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया कि एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या है। अब एटमोस्फेयर क्यों जरूरी है? तो ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है कि भाई हमको सांस लेना है, ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स को खाना बनाना है, फोटोसिंथेसिस करनी है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो सबको क्या है, हमारे जरूरत है गैसेस की, अलग अलग गैसेस की। ठीक है, साथ में जो सूर्य की विकिरण आ रहा है, सूर्य की किरणें आ रही है, वो हमारे तक पहुंचती है, इस एटमोस्फेयर से होते हुए, छनते हुए पहुंचती है, पूरा का पूरा नहीं आ जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक फिल्टर का काम करता है, जो कि सोलर रेडिएशन को किस तरह से हमारे तक पहुंचे, कितना उपयोगिता उसकी हो, उसकी बात दिखती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये एटमोस्फेयर इंपॉर्टेंट है। ओके, वही सारी बातें आ गई। अब ये एटमोस्फेयर में अलग अलग गैसेस हैं। ये गैसेस देखो तुमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमको याद करना पड़ेगा। तो पहले चार तो बहुत इजी हैं, नो, ए, सी।
नो एसी क्या है, पहले चार जो टॉप गैसेज हैं वो हैं, एन से नाइट्रोजन हमारा, ओ से ऑक्सीजन, ए से आर्गन, सी से कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन की मात्रा 78.08% है, ऑक्सीजन 20.95% है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है। ठीक है, उसके बाद नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जीनन और हाइड्रोजन, ये सारे गैसेस के परसेंटेज यहाँ पे मैंने दे दिए हैं। इनका एक तो रासायनिक सूत्र भी आपको ये याद होना चाहिए कि N2 क्या है, O2 क्या है। जो साइंसेस पर क्या है उनके लिए तो अच्छी बात है, जो नहीं है उनको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन डाई एटम में हमेशा एग्जिस्ट करता है, N नहीं है एटमोस्फेयर में, N2 है। ऑक्सीजन O नहीं है, O2 है। हाइड्रोजन H नहीं होगा, H2 होगा। ठीक है, तो ये बात भी समझना है कि O2 मतलब ऑक्सीजन के दो एटम साथ में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या होगा कि कंसीडर द फॉलोइंग गैसेस, कंसीडर द फॉलोइंग गैसेस Xe, O2, CO2 एंड N, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। इन गैसेस को कंसीडर करते हुए बढ़ते क्रम में आप सजाइए। किसको बढ़ते क्रम में सजाइए? इन गैसेस को सजाइए। अब चार ऑप्शन आपको दे दिया है, Xe इज ग्रेटर देन, ये ऐसे ग्रेटर देन का साइन या लेस देन का साइन आपको दे दिया, आपको अरेंज करने को बोल देगा। अब आपको नहीं पता कौन सी गैसेस किस मात्रा में है, तो आपको नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये याद रखिए, पहले चार तो आपको याद हो जाएगा। नो एसी, एटमोस्फेयर में नो एसी हमें रखना चाहिए, एसी रखोगे तो एटमोस्फेयर में दिक्कत होती है। NO नाइट्रोजन, ए आर्गन, सी कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे आप कैसे बनाएंगे, ये आप पे। नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड हाइड्रोजन, इसके परसेंटेज भी आपको पता होने चाहिए, कितना है ये एटमोस्फेयर में, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, शायद लाइटिंग के कुछ इश्यूज हो रहे हैं। चलो, तो ये आपको गैसेस के नाम याद हो गए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड हाइड्रोजन। क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जीनन, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जीनन, हाइड्रोजन, ये आपको याद हो जाना चाहिए। ये किस ऑर्डर में है? घटते क्रम में है। ठीक है, तो यहां से अगर देखो तो 78% ये और 20.91% ये, लगभग 99% तो सिर्फ ये दो गैसेस मिलके बना देती हैं। कौन कौन सी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, चलो, अब ये तो गैसेस हैं। गैसेस को छोड़ के दो तत्व आपको बारे में और आएगा, दो तत्व और मिलेंगे। एक को हम लोग कहते हैं एरोसोल। एरोसोल क्या होता है? जो सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स जो गैसेस में मिक्सर पाए जाते हैं, उसको हम लोग एरोसोल कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा PM2.5 पॉल्यूटेंट एक है, PM10 जब पॉल्यूशन की बात होती है तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 इस तरह के शब्द हम लोग बार बार सुनते हैं। तो ये क्या है? ये भी हमारे सस्पेंडेड रहते हैं एटमोस्फेयर में, धूल कण सस्पेंडेड रहते हैं एटमोस्फेयर में, बहुत सारे और चीजें सस्पेंडेड रहती हैं एटमोस्फेयर में। तो ये क्या है? इनको हम लोग एरोसोल कहते हैं। और एरोसोल के साथ साथ एटमोस्फेयर में एक और चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर भी हमारे एटमोस्फेयर में पाया जाता है, इसको भी एरोसोल का ही पार्ट माना जाता है, पर वाटर वेपर को हम अलग से लेके चलते हैं। और यही जो वाटर वेपर होता है, ये हमारे एटमोस्फेयर में बारिश करवाने का काम करता है। कैसे करता है वो जो हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देखेंगे वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। आगे क्या बात मैं कर रहा हूँ कि जो गैसेस का परसेंटेज है वो कभी परिवर्तित नहीं होता है। गैसेस 78% है तो रहेगा, 21% के लगभग अगर ऑक्सीजन है तो रहेगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है कि जितना होना चाहिए उसमें कुछ माइल्ड वृद्धि हो रही है। तो वो माइल्ड वृद्धि के कारण ही देखो क्या हो रहा है, हम लोग कार्बन एमिशन को कंट्रोल करना चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सारी जो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, सिर्फ एक गैस में परिवर्तन आ रहा है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर का देखो कितना है, 0.036% है। इसमें भी हल्का सा वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण देखो कितना टेम्परेचर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है अर्थ के, ग्लोबल वार्मिंग जैसी बातें आ रही हैं। तो सभी गैस, एक तो देखो प्रोपोर्शन उसका हमेशा बराबर रहता है, जो एटमोस्फेयर है, जो अर्थ है, वो खुद रेगुलेट करता है। अर्थ इज अ वेरी स्मार्ट सिस्टम, जो हमारा नेचर है वो बहुत स्मार्ट सिस्टम है, वो खुद ही रेगुलेट करता रहता है। लेकिन जब इंसान उसमें इतना कर देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वो सब, चलो बाद में करेंगे, भटक जाएंगे नहीं तो ये बात कैरिंग कैपेसिटी और इन सब की बात भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये सब 99% बनाते हैं, ये ऑक्सीजन सांस लेने का काम आते हैं, ये सब बातें पता है। अब देखो तुम्हें लेयर्स याद होने चाहिए, नीचे से लेके ऊपर तक जो लेयर्स हैं पृथ्वी के, वो तुम्हें याद होना चाहिए। और उस लेयर में क्या फिनोमिना हो रहा है वो तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक, याद है 6वीं क्लास में हमने पढ़ा था। सबसे नीचे क्या होता है? सबसे नीचे होता है पृथ्वी के, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर। देखो इस एक स्लाइड पे मेन फीचर्स तो तुम लोग समझ ही जाओगे हमारे एटमोस्फेयर। ठीक, सबसे नीचे क्या है आपका?
सबसे नीचे है आपका ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, उसके ऊपर आपका है स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, उसके ऊपर है मीजोस्फेयर, मध्य मंडल, उसके ऊपर है आयनोस्फेयर, आयन मंडल, उसके ऊपर है एक्सोस्फेयर, बाह्य मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये तो एकदम याद होना चाहिए। ठीक, अब सब में क्या होता है वो बताता हूँ। दूसरी बात, ये जो दो लेयर हैं इनको कभी कभी एक साथ करके थर्मोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है, ताप मंडल के नाम से भी जाना जाता है, किसको, बाह्य मंडल और आयन मंडल को इकट्ठा करके। तो थर्मोस्फेयर का लोअर पार्ट है उसको आयन मंडल कहेंगे, थर्मोस्फेयर का अपर पार्ट है उसको बाह्य मंडल कहेंगे। ये ध्यान रखना, कहीं आ जाए तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो। तो ये 5 हमारे लेयर यूजुअली हम लोग पढ़ते हैं, जो कि टेम्परेचर और उसमें फिनोमिना इन सब चीजों को समझने के लिए जरूरी है। उसके अतिरिक्त एक और क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हम लोग कहते हैं होमोस्फेयर, होमोस्फेयर एंड हेटेरोस्फेयर। ठीक है, होमोस्फेयर एंड हेटेरोस्फेयर दो बातें हम लोग करते हैं। होमोस्फेयर मतलब सममंडल, हेटेरोस्फेयर मतलब विषम मंडल। ये जो पहले नीचे का 3 लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर, इसमें ऐसा माना जाता है कि जो एयर है, जो गैसेज हैं, उनकी मिक्सिंग होती रहती है आपस में। और ये जो बाहर वाले 2 मंडल है इसमें मिक्सिंग नहीं होती है। जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैसेज हैं, वो आइसोलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अलग थलग एग्जिस्ट करते हैं, मिक्सचर नहीं बनता है। यूजुअली इसको कभी कभी नीचे के 100 किलोमीटर तक के रखा जाता है, 100 किलोमीटर नीचे के, उसके ऊपर बाकी का। और कहीं कहीं पे पहले जो 3 लेयर है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, इसको हम लोग नीचे रखते हैं। तो ये जो नीचे वाले लेयर है, नीचे मतलब 0 से 100 किलोमीटर की हाइट तक जो लेयर का पार्ट मिलता है उसको हम लोग होमोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद का जो पार्ट है उसको हम लोग हेटेरोस्फेयर कहते हैं। एक बार एग्जाम में आ गया था, बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूजन में ही गलत कर दिया। ठीक है, क्षोभ मंडल किसका पार्ट है, होमोस्फेयर का कि हेटेरोस्फेयर का। ट्रोपोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ होमोस्फेयर और हेटेरोस्फेयर, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक, ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब देखो एक एक करके अगर चलें तो 2 फिनोमेना जो मैं बताऊंगा उसको याद रखना है कि उसमें क्या हो रहा है और कहां तक क्या प्रक्रिया है। ट्रोपोस्फेयर में देखो जितना भी वेदरिंग नहीं, जितना भी वेदर का फिनोमिना होता है, मतलब ये जो क्लाइमेट, बादलों का बनना, बारिश होना, ये होना, वो होना, चक्रवात आना, ये जितने भी फिनोमिना तुम लोग देखते हो जो कि वेदर से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे फिनोमिना ट्रोपोस्फेयर में होता है। ठीक है, सारे के सारे जलवायु के फिनोमिना ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल में होता है, पहली बात। दूसरी बात, क्षोभ मंडल में तुम जैसे जैसे ऊपर जाते हो, जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो तापमान कम होते जाते हैं, जिसको हम लोग लेप्स रेट कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या करते हैं, लेप्स रेट। यहाँ पे इस लेयर में क्या हो रहा है, मुख्य फिनोमिना क्या है, वेदर के सारी कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके ऊपर जब तुम लोग जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होगा वहां पे एक परत होती है जिसको हम लोग कहते हैं, परत तो नहीं होती, मतलब जहां पे वो एंड हो रहा है पॉइंट, कौन, जहां आपका ट्रोपोस्फेयर एंड हो रहा है उसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज वो जगह जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो गया। ट्रोपोपॉज के ऊपर क्या है, क्या शुरू होता है, स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है। ये वाला जो है, ये वाला मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, हवाई जहाज उड़ते हैं। क्यों, कोई भी क्लाउड, बहुतायत में जो मुख्य क्लाउड्स हैं, सिर्फ एक टाइप का क्लाउड है, वो मैं बताऊंगा आपको स्ट्रेटोस्फेयर में कैसे क्लाउड है। लेकिन मुख्यतः जो वेदर फिनोमिना वाले क्लाउड होते हैं, बारिश और इन सब के क्लाउड होते हैं, वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं देखने को मिलता है। इसलिए कोई भी वेदर का फिनोमिना, कोई भी जलवायु की परिघटना आपके स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होगा। इसीलिए क्या होगा, हवाई जहाज हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे वाले लेयर में उड़ते हैं। क्यों, क्योंकि वेदर आ जाता है तो टर्बुलेंस होता है, आप लोग जानते हो, बादल मिल गया तो टर्बुलेंस होने लगा, दिक्कत होगी उड़ान भरने में, है ना। तो वो क्या कहता है कि ट्रोपोपॉज के ऊपर उड़ता है ताकि उनको बादल ना मिले, ज्यादा क्लाउड्स ना मिले, जिसके कारण उसमें इजिली उसका मूवमेंट हो सके। तो एरोप्लेन कहाँ आपका उड़ा, एरोप्लेन आपका उड़ा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में एक और गैस, हमारा एक परत पाया जाता है गैस का, जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन, O3 जिसका फॉर्मूला है। ये क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर, सुनना ध्यान से, ऑक्सीजन के ऊपर जब लाइटनिंग की एक्टिविटी होती है, मतलब जब बिजली गिरता है तो इसका निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है, हमारे
बिजली गिरती है, मैं कह रहा हूँ जब इसका यूवी रेज के साथ रिएक्शन होता है, यूवी रेज के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन, तो हमारे ओजोन बनते हैं, O3 बनते हैं। ठीक है, ओजोन एक ऐसा लेयर है जो हमारे सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, उसको रोकती हैं। ठीक है, हमने सुना होगा कि ओजोन होल हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, बहुत सारी बातें सुनी होगी, वो डिजास्टर में और क्लाइमेट इशू में हम देखेंगे। बट यहाँ ये मानना है कि जो आपका ओजोन है वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। बहुत सारी किताब इसको ट्रोपोस्फेयर में भी रख देता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की जो ऊंचाई है वो हमारे जो इक्वेटर है उस पे अलग है, पोल्स पे अलग है, वो भी देखेंगे। बट कहने का मतलब ये है कि कई बार इसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर में भी रख देते हैं, एटमोस्फेयर को, ओजोन को। ठीक है, लेकिन हमको किसमें इसको मानना है कि ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट है, ओजोन गैस स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। अब ओजोन की थिकनेस नापी जाती है कि ओजोन कितना मोटा है, कितना पतला है, ओजोन छिद्र की हम लोग बात करते हैं। तो ओजोन की थिकनेस नापने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं डॉब्सन यूनिट। लिख लेना कहीं साइड में। डॉब्सन यूनिट क्या है? ये वो यूनिट है जिससे हम लोग ओजोन की थिकनेस को, ओजोन की मोटाई को नापते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई? आगे चलिए। ट्रोपोस्फेयर में जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो एक लेयर तक हमारा जो तापमान होता है वो लगभग समान होता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हाइट और ये टेम्परेचर को दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखो यहाँ तक समान है, उसके बाद ये बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, यानी अपर स्ट्रेटोस्फेयर में जाके हमारा तापमान बढ़ता है। स्ट्रेटोस्फेयर जब खत्म होता है तो क्या शुरू होता है? मीजोस्फेयर, मध्य मंडल शुरू होता है। और स्ट्रेटोस्फेयर जहां खत्म होता है उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। स्ट्रेटोपॉज के ऊपर क्या होता है? मीजोस्फेयर हमारा स्टार्ट होता है। मीजोस्फेयर मध्य मंडल है, मध्य मतलब सेंटर में है। जितने भी उल्का पिंड वगैरह पृथ्वी के में प्रवेश करता है, अभी तुमने सुना होगा कि पृथ्वी में टकराने वाला है उल्का पिंड, है ना? ऐसी घटनाएं आपने सुनी, न्यूज सुना होगा। तो जितने उल्का पिंड आते हैं, अगर पृथ्वी के एटमोस्फेयर में प्रवेश करता है तो पृथ्वी के एटमोस्फेयर में जब वो प्रवेश करता है तो क्या होता है? जो गैस है उसके साथ उसका फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन, रगड़ खाता है। उसमें क्या होता है? हीट उत्पन्न होता है, आग लगता है, वो जल जाता है। तो मैक्सिमम उल्का पिंड जो है हमारा, वो मीजोस्फेयर तक आके, मध्य मंडल तक आके जल के खत्म हो चुके होते हैं। उसके नीचे हमें रेयरली देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको टूटता हुआ तारा हम लोग कहते हैं। तो यहाँ तक ये जल के खत्म हो गया होता है। तो जितनी ये एक्टिविटी आपसे पूछी कौन से लेयर तक हमारे उल्का पिंड या फिर मेटेरोइड्स वगैरह जल के खत्म होता है, तो वो हमारा है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में अगर तुम नोटिस करोगे तो देखो तापमान फिर से घटना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब क्यों होता है, कैसे होता है, उसके पीएचडी में नहीं पढ़ना है। उसके पीएचडी में पढ़ोगे तो पीएचडी ही करते रहना। जो याद रखने योग्य बात है वो याद रखना है। अब इसमें गैसेस के मिक्सचर का और बाकी सारे फिनोमिनास काम करते, बट उसमें हमें नहीं उतरना है। ऐसे क्लास होता तो उतरते। आगे देखो, मीजोस्फेयर जब खत्म होता है तो वहां पे मीजोपॉज की एक परत होती है। मीजोस्फेयर कहाँ खत्म हुआ? मीजोपॉज पे। उसके ऊपर क्या है हमारा? उसके ऊपर है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, ठीक है, या फिर आइनोस्फेयर भी इसको हम लोग कहते हैं। अभी मैंने बताया थर्मोस्फेयर का दो पार्ट, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। आयोनोस्फेयर में क्या होता है? आयंस होते हैं, आयन। ठीक है, कुछ आयंस होते हैं जिन आयंस के कारण रेडियो ट्रांसमिशन जो है पृथ्वी के ऊपर, जो रेडियो ट्रांसमिशन, जो सैटेलाइट ट्रांसमिशन, ये सारी चीजें होती हैं, ये हमारे थर्मोस्फेयर के कारण ही हो पाती। ठीक है, उसके बाद का है एक्सोस्फेयर। अब थर्मोस्फेयर में देखो जाने के बाद ये हमारा टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है और फिर बढ़ता ही रहता है। ठीक, तो ये हमारे 5 मंडल हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, क्लियर है? किसी को कुछ डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना, घबराना नहीं है। आगे चलो, ये देखो ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो ये क्या कह रहा है कि 8 किलोमीटर एट पोल्स एंड 18 किलोमीटर एट इक्वेटर पे होता है। यानी कि इक्वेटर पे देखो ये मोटा है, पोल्स पे ये पतला है। क्यों? इक्वेटर पे देखो सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ रही होती हैं, पड़ रही होती हैं। तो जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा? हवा एक्सपेंड होगा, उसके कारण वो ऊंचाई तक जाते हैं। ठीक है, बल्ज भी है देखने को मिलता है। तो इन सब कारण क्या होता है कि इक्वेटर पे थिकनेस ज्यादा होता है और पोल्स पे थिकनेस कम होता है। इस बात को ध्यान में रखना। क्वेश्चन अगर आए कुछ घुमा के तो थिकनेस ऑफ द इक्वेटर इज, मान लो कि वो आए, असर्शन रीजनिंग आ जाए तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स आ जाए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट दे दे कि ट्रोपोस्फेयर इज थिकेस्ट एट पोल्स। ट्रोपोस्फेयर पोल के ऊपर सबसे अधिक मोटा है।
दूसरा कहते हैं ओजोन ओजोन लेयर इज फाउंड इन मीजोस्फीयर, ओजोन लेयर मध्य मंडल में मिलता है। इनमें से कौन सा सही है? ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये स्टेटमेंट्स आपको याद होने चाहिए। ट्रोपोपॉज पे ये खत्म होता है, जैसे जैसे ऊपर आते हैं तो हर 5 किलोमीटर पे 45 डिग्री का लॉस होता है। ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। लैप्स रेट कहते हैं ऊपर बढ़ने के साथ जो टेम्परेचर कम होता है वो लैप्स रेट होता है। अब तुम कहोगे सर एक नॉर्मल लैप्स रेट होता है, एक एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है, तो हाँ भाई होता है, उसको अगले अध्यायों में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी के अध्याय के लिए ये मानो कि ऊपर बढ़ने के साथ हमारा क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, जिसको लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है, मेट्रोलॉजिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। मेट्रोलॉजिकली मतलब मेट्रोलॉजी के जलवायु के तरह से देखो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या आया हमारा, स्ट्रेटोस्फेयर आया। 50 किलोमीटर के ऊपर वाले हाइट पे जाओगे तो इसको हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर में कहते हैं। इसमें क्लाउड्स नहीं होता है, इसलिए मोस्ट आइडियल होता है एरोप्लेन को उड़ाने के लिए। अगला लेयर मीजोस्फेयर, इसके बारे में बता चुके हैं। मीजोस्फेयर हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है। ग्रेजुअली इसमें टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता हुआ हमें दिख रहा था। मेट्रोइड्स जो होते हैं वो अंदर आते हुए जल जाते हैं, जल के खत्म हो जाते हैं, तो ये हमारा मीजोस्फेयर। फिर थर्मोस्फेयर, इसमें टेम्परेचर राइज होता है। इसमें हमारा आयनोमंडल देखने को मिलता है। आयनोमंडल क्या, जिसमें आयंस पाए जाते हैं। ये आयंस, अब अगर आपसे पूछ ले कि आयनोस्फेयर कहाँ पे आप जरूरी है, तो आयनोस्फेयर क्यों जरूरी है, तो रेडियो ट्रांसमिशन हमारा होता है जो पृथ्वी पे, उसके लिए आयनोस्फेयर आवश्यक है। ठीक है, वो ट्रांसमिट करते हैं। ऑरोरा की फिनोमिना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑरोरा की फिनोमिना हमें इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे आयंस हैं, तो जो सनलाइट आ रहा होता है, तुम लोग सर्च करना गूगल पे ऑरोरा लाइट्स, पता नहीं क्यों हमने स्लाइड्स में डालना भूल गए। ऑरोरा लाइट सर्च करना तो आपको बहुत सुंदर फिनोमिना दिखेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिस बोरेलिस तो होता है, एक नॉर्थ में भी होता है, एक साउथ में भी होता है। तो इसमें क्या होता है, जो आयन मंडल के आयंस है वो सूर्य के आ रही विकिरणों के साथ रिएक्ट करते हैं और बहुत सुंदर चमकती हैं, तो इस फिनोमिना को ऑरोरा कहते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो आपका है, अभी आपने देखा होगा कि सुनीता विलियम्स है ना, वहां फंसी हुई है, वापस नहीं आ पा रही हैं। कहाँ फंसी हुई है, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी हुई है, जो कहाँ है, हमारे थर्मोस्फेयर का पार्ट बनाता है, या यूं कहे तो आयनोस्फेयर का पार्ट। ठीक है, चलो उसके ऊपर जाओगे तो एक्सोस्फेयर होता है। गैसेस बहुत सारे, हीलियम, हाइड्रोजन यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत अधिक टेम्परेचर होता है, 400 किलोमीटर से ऊपर की हाइट है। ठीक है, तो ये जो लेयरिंग है ये आपको समझ में आ गया, आया कि नहीं आया बताओ। बहुत इजी इजी बातें हमने बताई हैं आपको, इसमें समझने की वो बात नहीं है। ठीक है, चले आगे चले। चलो, अब आता है इंसोलेशन। इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन हमारे पृथ्वी पे आ रहा है, उस आ रहे सोलर रेडिएशन को हम लोग कहते हैं इंसोलेशन। ठीक है, अब देखो ये तीन टर्म है, रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। जब मैंने पृथ्वी के अंदर की बात की कही होगी कि मैग्मा घूमता है, तो मैंने कहा कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन करंट होते हैं। तो ताप के ट्रांसफर होने का, टेम्परेचर के ट्रांसफर होने का दो तीन विधियां, यानी यहाँ पे मान लो सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है, तो सूर्य से पृथ्वी तक तापमान के आने का क्या है, दो तीन प्रक्रिया है। तो उन प्रक्रिया को, एक को कहते हैं रेडिएशन, आई होप सब ठीक है। चलिए, तो एक को कहते हैं रेडिएशन, एक को कहते हैं कंडक्शन, एक को कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, तीन उदाहरण दूंगा, मैं बार बार देता हूँ, पता नहीं मेरे को किसने बताया था, बट ये मेरे को बहुत बहुत मजेदार लगता है, मेरे किसी सर ने बताया होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक घर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक घर बन रहा है, और यहाँ पे क्या है, ईंटा का ढेर पड़ा हुआ। ध्यान से समझना इन तीनों प्रक्रियाओं को। यहाँ पे क्या है, घर बन रहा है, यहाँ पे ईंटा का ढेर ऐसे पड़ा हुआ है बहुत सारा। मैं ऐसे देख लो कलाकारी कर लेते हैं, तुम लोग भी कलाकारी किया करो। यहाँ पे घर बनाना है, आधा ही बना है, और यहाँ पे ईंट करा हुआ है, ब्रिक्स पड़े हुए हैं यहाँ पे घर है। तो ब्रिक्स को अगर तुमको घर तक पहुंचाना है तो तीन प्रक्रिया हो सकती है। तुमने यहाँ पे कौन लगाया, लेबर्स को लगाया, लेबर सब लोग यहाँ से ईंट पहुंचाएंगे, तो तीन तरह से पहुंचा सकते हैं। या तो लेबर बहुत पावरफुल है, देखो उसने यहाँ से ईंटा उठाया एक और यहाँ पे ऐसे फेंक दिया, तो यहाँ पे ईंटा आके गिर गया, ईंटा पहुंच गया। ठीक है, यहाँ से फिर से इस लेबर ने एक ईंट उठाया, ऐसे फेंका, फिर से ईंट यहाँ पे गिर गई। तो ये जो ईंटें गिर रहे हैं डायरेक्ट, अब इसको मैंने कहा ये रेडिएशन है।
अभी समझाऊंगा, ये इसको ध्यान से समझना जो मैं बात कर, ठीक है। अब इसने कहा नहीं भाई मैं शक्तिशाली लेबर नहीं हूँ, मेरे को यहाँ पे ईंटा ऐसे रखा हुआ है, नहीं मेरे से ऐसे फेंका नहीं जाएगा। तो जो घर बनवाने वाले थे उन्होंने क्या कहा, चलो कोई बात नहीं, अब तुमसे नहीं उठ रहा है तो एक दो और लेबर ले आते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि ये दो लेबर हो गए, एक ऐसे लेबर एक ऐसे। इस लेबर ने ईंटा उठाया, फिर इसने इसको दिया, फिर एक और लेबर है मान लो, इसने इसको दिया, फिर इसने आके यहाँ पे रख दिया ईंटा। फिर इस लेबर ने एक ईंटा उठाया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, फिर एक ईंटा यहाँ पे। ये दूसरी विधि है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन। तीसरी विधि में क्या देखो होता है कि अब इन दोनों में यहाँ पे ईंटा पड़ा हुआ है, फिर से यहाँ पे ईंटा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, घर बन रहा है, ठीक। ये मैं अपने आप को यहाँ से कहीं गायब कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे घर बन रहा है, तो इन जिनमें घर बना रहा था वो ऐसे लेबर्स को लेके आए, लेकिन ये दोनों लेबर अलग उसके हैं पार्टी के, इनमें लड़ाई है, मैं तो दूंगा ही नहीं, अपना अपना काम करो। तो ये क्या करता है, ये एक ईंटा उठाता है और यहाँ तक खुद जाता है, रख के आता है, ये एक ईंटा उठाता है फिर रख के आता है, ये एक ईंटा उठाता है, ये खुद यहाँ रख के आता है, ये एक ईंटा फिर उठाता है फिर रख के आता है। तो एक आदमी जाता है ईंटा उठाता है फिर रख के आता है, एक आदमी जाता है ईंटा उठाता है फिर रख के आता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। समझे ये तीनों चीज, ये तीन बात समझे, ये तीन बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। अब समझो क्या हुआ, अब इसको थोड़ा हम आगे लेके चलते हैं। तीनों बात समझ गए, रेडिएशन में क्या हो रहा है, यहाँ से ध्यान से देखो। ये आदमी यहाँ से ईंटा उठाता है सीधे फेंक देता है, तो यहाँ पे एक हीट का सोर्स है मान लो सन, और यहाँ पे हमारी पृथ्वी, पृथ्वी से सूर्य जो हीट की फोटोन है या फिर जो भी है हीट है, हीट को ईंटा मान लो, वो सीधे यहाँ तक पहुंचा देता है। इसको बीच में कोई मीडियम नहीं चाहिए, जैसे इसको बीच में कोई मीडियम नहीं चाहिए था, यहाँ से इस लेबर ने फेंका और ईंटा सीधे यहाँ पे गिर गया, उसी तरह से यहाँ से ताप निकला और ये ताप यहाँ चला गया। इसको हम लोग कहते हैं रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन में कभी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, रेडिएशन हमेशा वैक्यूम से हो जाता है। जैसे सूर्य से जो आती है वो रेडिएशन के माध्यम से आती है, क्योंकि सूर्य के और पृथ्वी के बीच में तो गैस भी नहीं है, हवा भी नहीं है, कुछ नहीं है, वाइड है, वैक्यूम है, लेकिन हीट पहुंच जाती है। तो ये हीट जो पहुंची सूर्य से उठा और सूर्य पे कोई लेबर खड़ा होगा, उसने हीट का फोटो उठाकर फेंक दिया और बिना किसी मीडियम के बिना किसी माध्यम के हमारे यहाँ पे पहुंच गई पृथ्वी पे। तो ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कन्वेक्शन रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने क्या कहा था, कंडक्शन। कंडक्शन देखो क्या होता है, एक बड़ा सा ऐसे लोहे का रॉड लो, इसको यहाँ पे आग में डाल दो और इसको ऐसे हाथ से पकड़े रहो, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करने मत चले जाना, मैं बस बता रहा हूँ। तो जब तुम पकड़े रहोगे तो तुम नोटिस करोगे कि धीरे 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 यहाँ तक ये गर्म हो जाता है, पहले ये ठंडा होता है फिर गर्म होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है ना। इसमें क्या हुआ एक्चुअली में, इसके अंदर क्या हो रहा होगा कि यहाँ एक हीट, यहाँ एक वो है, यहाँ मान लो ये स्टेनलेस स्टील का एटम है, ये गर्म हुआ, या जो भी है मॉलिक्यूल है, जो भी है, मेटल है, मेटल का ये पार्ट गर्म हुआ। फिर इसके बगल में एक और लेबर था, उसने कहा है मेरे को बहुत गर्मी लग रही है तुम ले जाओ। फिर इसके बाद एक और है, इसके बाद एक और है, इसके बाद एक और है, इसके बाद एक और, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी इसमें क्या है, स्टेनलेस स्टील के एटम या फिर जो भी है। तो यहाँ से हीट यहाँ पे आया, इससे हीट इसने दिया, इसने हीट इसको दिया, इसने हीट इसको दिया, ऐसे करते 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 हीट यहाँ पहुंच गया। अब इसमें देखो मीडियम की आवश्यकता पड़ी ना, स्टेनलेस स्टील धीरे धीरे गर्म होगा। तुमने देखा होगा कि जब तुम चाय बनाने के लिए, अब तो इंसुलेटेड वाले आ जाते हैं, जब तुम रॉड रखो या कुछ ऐसे रखो तो उसके आग के स्टार्टिंग का पार्ट पहले गर्म होता है, जितना दूर हो गया वो उतना देर से गर्म होगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को दे रहा है हीट, दूसरा तीसरे को हीट दे रहा है, तीसरा चौथे को हीट दे रहा है, चौथा पांचवें को हीट दे रहा है, पांचवा छठे को हीट दे रहा है ना। तो इस तरह का जो हीटिंग होता है ये अक्सर सॉलिड मैटर में देखने को मिलता है, सॉलिड जो वस्तुएं देखने होती हैं उसमें हमें कंडक्शन देखने को मिलता है, ये वाला फिनोमेना, ईंटा उठाया, इसने उठाया, इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, ठीक है। तीसरा आपका है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, ये आदमी पानी उठा के, मतलब ये आदमी यहाँ से उठाता है यहाँ पे चला जाता है रखने, उसी तरह से क्या होता है कि मान लो कि ये तुम केतली में पानी गर्म कर रहे हो, ठीक है, ये नीचे वाला लेयर गर्म हुआ, नीचे वाला लेयर उठ के ऊपर चला गया और ऊपर वाला जो लेयर था ठंडा वाला वो नीचे आ गया, ठीक है। यानी कि एक मजदूर ने ईंट उठाई, ऊपर घर बनाने चला गया, फिर ऊपर वाला ये नीचे आया, फिर नीचे वाले ने ऐसे क्या किया, फिर से नीचे वाला हीट अप हुआ और फिर ये भी ऊपर चला गया,
तो फिर इसके ऊपर वाला जो लेयर था वो नीचे आ गया, फिर वो लेयर हीट अप हुई, फिर वो ऐसे ऊपर चला गया। तो इस तरह से जब चलता है, इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन अक्सर हमको गैस एंड गैसेस एंड लिक्विड में देखने को मिलता है। जैसे आप दूध गर्म करते हो तो कैसे वो दूध ऐसे ऊपर आने लगता है, वो क्यों आ रहा है? दूध जब, यानी कि दूध जब गर्म करो तो वैसे लेयर ऊपर आता है ना, देखा होगा तुमने, जब उबाल लेता है तो वो क्यों आया? क्योंकि नीचे का जो पूरा लेयर था वो गर्म होकर ऊपर उठ गया, नीचे का जो मजदूर था वो ईटा उठा के यानी हीट उठा के ऊपर आ गया। तो गैसेज एंड लिक्विड में अक्सर हमें कन्वेक्शन का फिनोमिना देखने को मिलता है। सॉलिड में अक्सर हमें कंडक्शन देखने को मिलता है। एक एक मॉलिक्यूल देखो हीट को पास कर रहा है एक ने दूसरे को, दूसरे ने। तो अब यहाँ वाला जो सॉलिड ये था, ये तो चल के यहाँ नहीं आ सकता ना, ये तो सॉलिड है, तो वो दूसरे को हीट देगा। तो ऐसे कंडक्शन होता है। तीसरा क्या है? रेडिएशन। जब मीडियम नहीं चाहिए होता, वैक्यूम हो कुछ भी इस तरह का, सूर्य की किरण यहाँ तक पहुंच जाए, क्योंकि ना तो सॉलिड है ना लिक्विड है, ना वो खुद सूरज आ जा रहा है, लेकिन सूरज का हीट पहुंच रहा है, तो इसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं। ये विस्तार से इसलिए समझा है कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत बार गलती करते हैं। तो गैस एंड लिक्विड में क्या होता है हमेशा? मैं क्वेश्चन पूछूंगा जब टेस्ट में तो गलत नहीं होना चाहिए, जब सीयूईटी एनटीए वाले पूछे तो गलत नहीं होना चाहिए। गलत होगा तो सबका फोन नंबर फॉर्म में अभी भरवाऊंगा और एड्रेस भी, और तुम्हें घर पहुंचाएंगे हम, किसी डिलीवरी ऐप का यूज करके मार पिटाई पहुंचाएंगे तुम्हारे घर तक। सॉरी। तो ये हो गया रेडिएशन, ये हो गया कंडक्शन, ये होता है कन्वेक्शन। तो तुमने सुना होगा जब मैंने नीचे पृथ्वी की बात की होगी तो मैंने कहा होगा कन्वेक्शन करंट, संवहनीय धारा कहा था ना। तो कन्वेक्शन क्या है? ये है तो गर्म जो मैग्मा था, मैग्मा कैसा था? वो मैग्मा लिक्विड था, तो मैग्मा खुद ऐसे ऊपर उठता था और उसके ऊपर वाला जो प्लेट था हमारा टेक्टोनिक, उसके ऊपर वो प्रभाव करता है ना। जैसे उबलते दूध के ऊपर एक कागज की परत रख दो प्लास्टिक की, तो वो डूबे अगर ना, पत्ता रख दो तो क्या होता है? ऐसे मूव करता है। वही देखो प्लेट टेक्टोनिक्स बन रहा था। ठीक है, समझे? रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन क्या होता है, समझ में आया ये बात? गुड, समझ में आया तो वेरी गुड। चले आगे। तो ये ध्यान रखना तीनों प्रक्रियाएं। तो सूर्य से पृथ्वी पर कैसे हीट आता है? रेडिएशन के थ्रू। ठीक है। एटमोस्फेयर में जो हीट आता है वो कैसे आता है? बताओ हमको कमेंट में। चल, इतनी बात समझ गया? फैक्टर ऑफ इफेक्ट, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, इतनी बात समझ गए ना कि दो तीन तरीकों से हमारा गर्मी आता है। अब पिछली क्लास तुमको याद हो, देखो अब ध्यान से समझना, आधा घंटा बीत गया तो आधों का अटेंशन तो हम लोग क्या हो गए हैं, इंस्टाग्राम और ये ऐसे स्क्रॉल कर करके ना, हमारा अटेंशन स्पैम होता है, इस अटेंशन स्पैम 1 मिनट का होता है, 1 मिनट भी नहीं होता, 30 सेकंड का होता है। 30 सेकंड बाद ध्यान ऐसे भटकने लगता है। अभी आधे बच्चे सोच रहे हैं सीयूईटी पढ़े ही क्यों, क्यों हम सीयूईटी करें, क्यों नहीं हम कुछ और कर लें, लॉ कर लें। ये होंगे, तुम में सोच रहे होंगे, एक सोच रहा होगा कोई बैठा हुआ, चलते हैं मसूरी लबासना देख के आते हैं। लबासना को एक बार देख लें तो बस, लबासना देख लेंगे तो एकदम मोटिवेशन आ जाएगा, यूपीएससी क्वालिफाई कर लेंगे, है ना? आ रहा होगा कोई, बताना कमेंट करके, तुम्हारे दिमाग में किसी ना किसी को तो आ रहा होगा। वो सब अभी नहीं करना है, अटेंशन इधर ही रखना है, ये नहीं कि अटेंशन चला गया घूमने। अच्छा ये देखो, ये जो रेडिएशन होता है इसको हम लोग कहते हैं विकिरण। ये जो कंडक्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रवाहकत्व, प्रवाहकत्व। और जो ये कन्वेक्शन होता है इसको कहते हैं संवहन। ठीक है, ध्यान आया यहाँ पे? देख रहा है मुझे तुम लोग सोए हुए हो, उठो, चलो चलो चलो, चले आगे। पॉज कर लेना वीडियो और 10-20 मिनट जो भी रह गया थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये नहीं कि बस सर्कल देखेंगे और थक गए, छुट्टी नहीं करना है। ये 2 ही दिन तो आता हूँ मैं। चलो, देख रहे हो तुम लोग मुझे, सोना नहीं है। यहाँ पे सूर्य है, मैंने तुमको कहा था कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के बीच में सूर्य की किरण एक बार सीधी पड़ती है, कहा था, याद है? इसके जो आगे वाला क्षेत्र होता है उसमें सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ती हैं, ये भी मैंने कहा था, याद है? तो उसके कारण पृथ्वी पे क्या है, अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। किसके बेसिस पे? कि पृथ्वी में सूर्य की किरण देखो सीधी जहां पड़ेगी, जाहिर सी बात है वहां पे गर्मी अधिक होगा। जैसे जैसे सूर्य की किरणें से सीधी वाले स्थान से दूर जाते जाएंगे तो गर्मी कम होते जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरण पहुंच ही नहीं रही है, कम टाइम के लिए पहुंच रही है, तिरछी पहुंच रही है ना? तो ये ध्यान रखना। तो उसके कारण क्या होता है, पृथ्वी को हमने 3 क्षेत्र में बांटा। पहला क्षेत्र 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक का जो जोन है, उस जोन को हमने कहा टॉरिड जोन। ठीक है, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र।
तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री का क्षेत्र कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उसके बीच में इक्वेटर आता है। इक्वेटर वाले देश याद किए हो तुम लोग? नहीं याद किए हो तो एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसे हम तुम लोगों को वो दे देंगे शाप, है ना? याद कर लेना, आज भर का मौका दिया। चलो, तो ये 23.5 से 23 साउथ के बीच में जब तुम लेयर जाओगे तो उसमें सूर्य की किरणें सीधी आती हैं। इसको हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ नॉर्थ, और 23 नॉर्थ से लेके 66 नॉर्थ, और 23 साउथ से लेके 66 साउथ के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टेम्परेट जोन, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उत्तर वाले को कहते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और दक्षिणी समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इसके ऊपर मतलब 66.5 से नॉर्थ पोल तक और 66.5 साउथ से साउथ पोल तक जो भाग होता है उसको कहते हैं फ्रिजिड जोन, शीतोष्ण जोन, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, याद रहेगा ये। टॉरिड, टेम्परेट, फ्रिजिड, उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, इतना क्यों? क्योंकि इसके बीच में सूर्य की किरणें सीधी आती है, इसके बीच में टेढ़ी आती है, और इसके यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाती बेचारी। 6 महीने यहाँ रहता है, 6 महीने यहाँ रहता है। ये बात याद रहेगा। चलो, अब देखो इसमें क्या क्या कह रहे हैं। एयर एक्सपेंड व्हेन हीटेड, गेट कंप्रेस्ड व्हेन कूल। दुनिया की सारी चीजें जब गर्म की जाती हैं तो क्या होता है? एक्सपेंड होता है। ठंडा किया जाता है तो कूल होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस होता है। कैसे? जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो गैस है, यहाँ पे भी गैस है, इसमें गर्मी पड़ी, ये एक्सपेंड हो गया। तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो इसके जो इतना भार था पहले मेरे ऊपर था, अभी एक्सपेंड हो गया, गैसेस दूर दूर हो गए, तो क्या होगा? वो भार मेरे ऊपर कम हो गया। यानी जब एयर एक्सपेंड होता है, व्हेन एयर एक्सपेंड, तो उसका प्रेशर क्या होता है? कम होता है। जब एयर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब कूल होता है, जब कंप्रेस होता है, तो उसका प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो एयर एक्सपेंड होता है, प्रेशर कम होता है, क्योंकि हीट अप होके वो एक्सपेंड होता है। जब ठंडा होता है एयर, तो वो जब कूल होता है, जो कंप्रेस होता है, कंप्रेस होने से क्या हो गया? कंप्रेस होने से तुमको इसका प्रेशर ज्यादा महसूस होता है। तो गर्मी के कारण देखो, सूर्य की किरण के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण प्रेशर में परिवर्तन है। तो ये जो परिवर्तन आता है, वेरिएशन होता है, इसको हम लोग मदद करता है। ये किस चीज में? ये हमारे हवा के चलने में। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये गर्म हुआ, हीट अप हुआ, हीट अप होने से क्या होगा? ये एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड हो गया यानी मतलब ये फैल गया। और यहाँ पे क्या? एकदम कंसंट्रेटेड, एकदम बहुत ज्यादा टेम्परेचर से बहुत ज्यादा एयर यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। तो क्या होगा? इसको लगेगा यार ये जगह खाली है। और आपने सुना होगा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, समरूपता का कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसमें क्या होता है कि नेचर में चीजें समान होने की कोशिश करती हैं, भरने की कोशिश करती है ना? तो यहाँ से क्या होता है? जब ये स्पेस खाली होता है, जब एयर एक्सपेंड होता है, तो यहाँ से जो हवा है वो यहाँ पहुंचने लगती है। समझे क्या मैंने कहा? मैंने कहा कि जब एयर तुम्हारा हीट अप हुआ तो ये एक्सपेंड हुआ, यहाँ पे खाली स्पेस बना, तो अगल बगल की जो हवाएं हैं वहां पे भरने के लिए चली आई। ऐसे चलती है हवा। अगर ये तुम्हारा टेम्परेचर ना हो, तुम्हारा हीट अप ना हो, तो क्या होगा? जहां पे जितना एयर है उतना रहेगा, एयर रहेगा, वायु, हवा रहेगी। लेकिन जैसे ही एक जगह का यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे लो हुआ क्या? प्रेशर, और यहाँ पे अराउंड हाई प्रेशर है, तो हवा यहाँ से उठ के यहाँ जाने लगेगी। क्यों? सब जगह वो समान करने की कोशिश करेगी, इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इसके कारण हवाएं चलती हैं, और इस चलती हुई हवाओं को हम लोग विंड कहते हैं, वायु कहते हैं, हवा कहते हैं ना। ठीक है, तो एक हो गया एयर, जब गैस रुका हुआ है, गैसेस का मिक्सचर, जब एयर एक जगह से दूसरे स्थान पे जाने लग गया तो उसको हम लोग कहते हैं विंड। समझे? ये बात समझे? एयर प्रेशर को ये बैरोमीटर नापने के लिए यूज किया जाता है। पास्कल इसका यूनिट है, पास्कल से इसको मेजर किया जाता है। ये बात समझे कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से चलती है लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, इतनी बात समझे। दूसरी चीज समझो,
यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, बराबर हाई प्रेशर। मान लो इसका है 10 हाई प्रेशर, 10 हाई प्रेशर, 10 हाई प्रेशर, 10 हाई प्रेशर। यहाँ पे है 9 हाई प्रेशर, 9 हाई प्रेशर, 9 9। यहाँ पे है 8 8 8 8। ठीक है। अब ये जो पॉइंट से 10 10 वाले, इसको ज्वाइन करने वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? ये 9 वाले ऐसे अलग अलग जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस तरह से ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? बताओ क्या कहा जाता है, किसको पता है? बोलिए बोलिए बोलिए, कमेंट बताओ। इसको कहा जाता है आइसोबार। जिनको पता था अच्छी बात है। ये आइसोबार क्या होता है? आइसोबार होते हैं लाइन ज्वाइनिंग इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 10 को ज्वाइन करने वाली लाइन को मैंने कहा आइसोबार 10, आइसोबार 9, आइसोबार 8। हमेशा आइसोबार के परपेंडिकुलर, जैसे अगर ये आइसोबार लाइन है एक, ये 9 की आइसोबार है, ठीक है, ये 10 की आइसोबार है, ये 9 से आइसोबार, तो हवा कैसे चलेगी? 10 से 9 की तरफ चलेगी, हाई से लो की तरफ चलेगी। ठीक है, तो हवा कहाँ से चल रही है? 10 से 9 की तरफ। और ये हमेशा जो भी ये आइसोबार लाइन से उसके परपेंडिकुलर चलेगी। ये अगर आइसोबार लाइन है तो इसको परपेंडिकुलर हमेशा हवाएं चलेंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरी, आइसोबार जितने दूर होंगे, आइसोबार जितने दूर होंगे हवा उतनी धीरे चलेगी, और आइसोबार जितने पास होंगे हवा उतनी तेज चलेगी। समझे आइसोबार का इंपैक्ट क्या है? आइसोबार जितना दूर होता जाएगा, आइसोबार के बीच में स्पेसिंग जितनी बढ़ती जाएगी, यानी कि 10 यहाँ है तो 9 यहाँ है, दूरी बढ़ गया तो हवा धीरे चलती है। लेकिन आइसोबार अगर पास पास है, यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, तो जल्दी 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 चेंज करना पड़ेगा, हवा तेज चलेगी। तो जब क्लोज स्पेस हमारे आइसोबार्स होंगे, आपसे प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं कि किसी दो स्थानों के बीच में जो आइसोबारिक ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट शब्द का यूज होता है इसके लिए। यह है लो ग्रेडियंट। लो ग्रेडियंट मतलब दूर दूर है। तो ग्रेडियंट अगर लो है, आइसोबार दूर दूर है, तो क्या होगा? हवा तेज चलेगी, बहुत तेज चलेगी, धीरे चलेगी, कैसे चलेगी? फिर ये दे देगा कि दो स्थान है जो कि 10 किलोमीटर की दूरी पे है, दोनों के बीच में जो आइसोबारिक डिफरेंस है, एक जगह मान लो 100 पास्कल है, एक जगह 5 पास्कल है, तो कहाँ पे तेज चलेगी, कहाँ पे धीरे चलेगी? इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो आइसोबार दूर, हवा धीरे, ग्रेडियंट लो। आइसोबार पास, ग्रेडियंट हाई, हवा तेज। क्या? आइसोबार। आइसोबार क्या है? आइसोबार वो लाइंस हैं जो पॉइंट ऑफ इक्वल प्रेशर को जोड़ती हैं। ठीक है, चलें इतना इतना पे रोक दें क्या? कि तुम लोगों के बहुत ऊपर चला जाएगा। चलिए अगली क्लास में करेंगे, लेकिन एक चीज समझ लो जाते जाते। एक चीज क्या समझ लो कि हवा के बारे में बता रहा था। अब ये जो चलती हुई हवा है, मैंने कहा हाई से लो प्रेशर की तरफ जाती है, इसको दो तीन चीज प्रभावित करती है। पहला जो इसको प्रभावित करने वाला चीज है उसको कहते हैं हम लोग फ्रिक्शन। इसका फ्रिक्शन हो सकता है, अब मान लो हवा चलने के रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, जंगल ही जंगल है, तो वहां पे हवा क्या है? स्लो हो जाएगी। पहली चीज क्या प्रभावित कर रही थी हवा को? ग्रेडियंट प्रभावित कर रही थी। आइसोबार कैसा है, प्रेशर कैसा है। प्रेशर अगर दूर दूर पॉइंट है, अगर ग्रेडियंट दूर दूर है तो तेज चल रही है हवा, पास पास है तो धीरे, पास पास है तो धीरे चल रही है, दूर दूर है तो तेज चल रही है। ठीक है। दूसरा क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन कैसा? वो सरफेस है, अगर सरफेस खाली, मान लो समुद्र के ऊपर हवा चल रही है तो तेज में चलेगी, क्योंकि उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है रास्ते में। लेकिन शहरों से चल रही है तो पेड़ मिलेंगे, ट्रीज मिलेंगे, हाई राइज बिल्डिंग्स मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो हवा धीरे चलेगी थोड़ी, क्योंकि उनके कारण वो रुकते जाएगा, फ्रिक्शन होगा उसमें। तीसरा है जो कि यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, कोरियोलिस फोर्स। ये कोरियोलिस फोर्स के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद विंड फिनोमिना जो आगे का है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास ऑलरेडी 45 मिनट्स के लगभग का हो गया है। ठीक है, क्योंकि समझना भी जरूरी है ना, पढ़ा दूंगा एक तो छोड़ दोगे तुम लोग, मुझे पता है आधे लोग देखते भी नहीं है पूरा, तो हमें पता चलता है कौन क्या देख रहा है, कितना वीडियो तुम लोग कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, तो ये है तुम्हारी हवा के बारे में। फिर हम कोरियोलिस फोर्स पढ़ेंगे, ये सारी चीजें को हम बारी बारी से खत्म करेंगे। ठीक है, कोशिश रहेगी कि इस बार मंगलवार की जगह एक क्लास तुमको संडे को ही दे दूं इसके आगे का टॉपिक। ओके, कल हम लोग रात को 9 बजे साढ़े 9 बजे मिलने वाले थे ना, कल हम लोग 9:30 बजे मिलने वाले हैं लाइव क्लास में, जहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। तो थोड़ा पढ़ लेना, जियोमॉर्फोलॉजी पूरा पढ़ लो, पूरा रिवाइज कर लो, कोई क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपको आना चाहिए। क्वेश्चन का साथ साथ में सोल्यूशन भी हम लोग बताएंगे, लेकिन आपको आना चाहिए। देखो मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए।
तो आशा है कि आज की क्लास समझ में आई है। जो भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा कमेंट में पूछो, मेल में पूछो, जैसे मर्जी पूछो। नोट्स बनाओ, नोट्स मुझे भेजो। कुछ लोग भेजते हैं, बहुत लोग नहीं भेजते हैं। नोट्स भेजोगे, मेरे पास तुम्हारा डेटा रहेगा। हो सकता है किसी दिन मेरा मूड बने और मैं लोगों को कॉल करना स्टार्ट कर दूंगी, तुम्हारी पर्सनल समस्याएं हैं, है ना? तो एक तो ये बात हो गई। तो मिलेंगे कल भी हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी का एमसीक्यू डिस्कस करने के लिए। फिर संडे को नेक्स्ट पार्ट आएगा इस क्लास का। तो पढ़ते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो, और अपनी जो एकेडमिक्स है उसको भी साथ साथ देखने रहो। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर दो। और अगले वीक फिर से एक कोशिश करेंगे हम लोग कि बातचीत का सेशन 2, जिन्होंने पहला मिस कर दिया था अपने डाउट्स के साथ, वो मिले। चलो, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।